नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने नोटबंदी के फैसले पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था बदलने के लिए हार्वर्ड की नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत होती है, जिसके दम पर वो देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में जुटे हुए हैं। भारतीय सांख्यिकी संगठन के जारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री महाराजगंज की रैली में अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बताते बताते अर्थशास्त्रियों का मजाक तक उड़ा बैठे। जिस नोटबंदी पर प्रधानमंत्री सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, उसी नोटबंदी को लेकर प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पर कोई रोक नहीं लग पाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे राजनीतिक फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि गरीब लोग इस बात से खुश होंगे कि अमीरों के बुरे दिन आ गए। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमर्त्य सेन से ज्यादा अर्थशास्त्र की समझ हो, लेकिन उनका पद इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अर्थशास्त्रियों के ज्ञान पर ऐसे सवाल खड़े करें। आज लोकतंत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हार्वर्ड या हार्डवर्क देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दोनों की उपयोगिता क्या है। साथ ही नोटबंदी को करीब 4 महीने का वक्त होने को है, कितना फायदा हुआ और देश की अर्थव्यवस्था में कितनी मजबूती पहुंची। पूर्वांचल में 2 चरणों के प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया में रैली कर रहे हैं। वहीं इसके पहले पूर्वांचल के महाराजगंज में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी की जनता ने 5 चरणों में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और अगले 2 चरण बोनस की तरह। मोदी ने सपा बसपा पर हमला करते हुए कहा कि यूपी की जनता 15 साल का गुस्सा निकाल रही। जीडीपी के ताजा आंकड़ों से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्षी नेता ये कह रहे थे कि नोटबंदी से देश पीछे चला जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जीडीपी के ताजा आंकड़ों ने यह साफ कर दिया कि देश आगे बढ़ रहा है और नोटबंदी का विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि मणिपुर में राहुल के नारियल का जूस लंदन में बेचे जाने के बयान पर प्रधानमंत्री ने जमकर कटाक्ष भी किया है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और रैली के प्रभारी। यहां तो पूर्वांचल के 2 चरणों के प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवरिया में रैली की है। वहीं इससे पहले पूर्वांचल के महाराजगंज में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें कहा कि यूपी की जनता ने 5 चरणों में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और अगले 2 चरण बोनस की तरह। देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। यूपी सरकार की वेबसाइट क्या कह रही है? वहां लिखा है लाइफ इन उत्तर प्रदेश इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने नोटबंदी के फैसले पर अपनी पीठ खुद थपथपाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था बदलने के लिए हार्वर्ड की नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत होती है, जिसके दम पर वो देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में जुटे हुए हैं। भारतीय सांख्यिकीय संगठन के जारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री महाराजगंज की रैली में अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बताते बताते अर्थशास्त्रियों का मजाक तक उड़ा बैठे। जिस नोटबंदी पर प्रधानमंत्री सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, उसी नोटबंदी को लेकर प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पर कोई रोक नहीं लग पाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे राजनीतिक तौर पर फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि गरीब लोग इस बात से खुश होंगे कि अमीरों के बुरे दिन आ गए। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमर्त्य सेन से ज्यादा अर्थशास्त्र की समझ भी हो, लेकिन उनका पद इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अर्थशास्त्रियों के ज्ञान पर इस तरीके से सवाल खड़ा करें। आज लोकतंत्र में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हार्वर्ड या हार्डवर्क देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दोनों की उपयोगिता आखिर क्या है।
साथ ही नोटबंदी को तकरीबन 4 माह का वक्त पूरा होने को है। नोटबंदी के बाद कितना फायदा हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती पहुंची। या तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है और ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, नोटबंदी के फैसले के बाद कितना प्रभाव पड़ा है और प्रधानमंत्री को क्या इस तरह से अर्थशास्त्रियों का मजाक उड़ाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से पंखुड़ी पाठक हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पंखुड़ी, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से जीशान हैदर हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। जीशान जी, बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। अतुल चंद्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और रिटायर्ड जस्टिस सीबी पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सीबी पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गोपाल कृष्ण जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। हार्ड वर्क से कितनी तस्वीर बदल सकती है अर्थव्यवस्था की? प्रधानमंत्री तो पूरा भरोसा जाहिर कर रहे हैं, कितना परिवर्तन देखते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम कर रहे हैं पिछले 3 साल में, बिना रुके कोई छुट्टी लिए वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वो तो दिख ही रहा है उनका मेहनत का फल, जो पूरी पार्टी का और सारे कार्यकर्ताओं का, उसकी कम्युनिकेशन की स्किल्स को आगे बढ़ाने का। अल्टीमेटली प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यही मैसेज दिया है कि आप हार्ड वर्क से इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। एक तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार से आप कितनी मेहनत करेंगे, आप गड्ढे वाला मटका लेके चले जाएंगे तो पानी भरते रहो, उसमें खाली होता रहेगा, जो कि पिछले यूपीए सरकार के साथ टाइम हुआ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है जी। जब तक आपके पास भ्रष्टाचार रोक के आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है और मेहनत के साथ आप एक सही दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे तो यही होगा जो हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर 6% से ग्रो कर रहा है, कभी आज तक 2% से ज्यादा ग्रो नहीं किया। उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.3% से ग्रोथ हो रही है और सारे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो नेगेटिव था वो 3.5 से हो गया। तो पूरी अर्थव्यवस्था को ओईसीडी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था आने वाले समय में और भी अच्छी होगी। तो यह जो विश्वास है पूरे विश्व का, हमारा अपने लोगों का, वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बयानों से ठीक है, यानी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क के जरिए ही अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। पंखुड़ी, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छी बात है कि कड़ी मेहनत के सामने किताबी ज्ञान जो कहा जाता है कि पानी भरने का काम करता है। और भ्रष्टाचार भी खत्म करना है। आऊंगा सर, कितना परिवर्तन हुआ है? आपकी सरकार को तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त तो हो ही चुका है, नोटबंदी को भी 4 महीने का वक्त तकरीबन होने को है। कितना परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन पर भी हम बात करेंगे। पंखुड़ी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कड़ी मेहनत के जरिए ही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना संभव है तो आर्थिक विशेषज्ञों, सलाहकारों का खर्च उठाने की जरूरत क्या है? देखिए, ये जो सरकार रही है ये शुरू से ही बुद्धिजीवियों के खिलाफ रही है। जो भी इसके खिलाफ कोई भी बात करता है, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हों, चाहे किसी भी वो पद पे रहे हों, ये खुलकर उनका विरोध करते हैं, उन्हें देशद्रोही करार कर देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और एक प्रधानमंत्री जिनकी खुद हमारा देश नहीं जानता कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से उनकी डिग्री है, क्यों कोई उस पर स्पष्टता आज तक नहीं हुई है, तो वो अगर पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं तो मेरे लिए ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। दूसरी बात ये है मुलायम सिंह जी की डिग्री बताइए। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, हमारे यहाँ सबके पास डिग्री है, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री ऐसी बनाई जाती है जो अपने डिग्री बोलती है ये से लाई और उसके बाद हम अपने विषय से भटकते नहीं हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। नफा और नुकसान की बात कर रहे हो, साथ ही इस तरह की बयानबाजी देखिए, विषय से मत भटकिए, आप डिग्री की बात ना करिए। आप अगर देखिए, अगर आप
अमर्त्य सेन जैसे लोगों का इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो हमें डिग्री की बात करनी पड़ेगी। आपने जिस तरह से रघुराम राजन को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिस तरह अमर्त्य सेन का कौन मजाक उड़ाया? मनमोहन सिंह उड़ाया, मनमोहन सिंह जी कहते हैं 2%, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कतराते मनमोहन नहीं सिंह है जी कहते हैं 2% ग्रोथ कम होगी, तो फिर और हमने देखा है कि शुरू से ही जब से ये सरकार आई है, चाहे आईआईटी के डायरेक्टर हो, चाहे और भी कोई पढ़े लिखे लोग हो, किस तरह से उन लोगों को साइडलाइन किया गया है अपनी मनमानी करने के लिए। तो जो आज नुकसान हो रहा है ये बहुत आगे लंबे समय तक होगा। आज भी हम नहीं जानते कि कौन आर्थिक डिसीजन कौन ले रहा है। आरबीआई ले रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ले रही है कि पीएमओ ले रहा है, कोई स्पष्टता इस पे नहीं है। बिल्कुल, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सीबी पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पीएमओ ले रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं कि नोटबंदी का फैसला एक बेहतर फैसला था और इसका जीडीपी ग्रोथ पर कोई असर पड़ा नहीं है, सिर्फ हार्ड मेहनत के जरिए ही अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से कि और भी चीजें जरूरी हैं? ये पूरा बहस ही ये बहस ही इररिलेवेंट अक्षय जी एक मिनट हार्वर्ड बनाम ये हार्ड वर्क का बहस ही बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बड़ा इररिलेवेंट बहस मोदी ने जो शुरू कर दिया। क्योंकि ये बताया, हम लोग तो अभी यही सीखे हैं कि नॉलेज और विजडम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। विजन चाहिए, तो जहां हमें विजन चाहिए, नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, इन बातों को मोदी जी को कहना चाहिए। तो कहते हैं हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला करता है, खुमचे वाला करता है, ठेले वाला करता है, दिन रात हार्ड वर्क करते हैं। मोदी जी से ज्यादा काम करने वाले इस देश में कम से कम करोड़ों लोग हैं जो कि 18 घंटा 20 घंटा, हम लोग भी 18 घंटा काम करते हैं। तो ये बात कहला कि 18 घंटा मोदी जी राजनीति में हाई क्लास की फैसिलिटी लेके और गोष्ठी कर रहा है और भाषण दे रहा है और कहा मैं 18 घंटा काम करता हूं, तो ये कोई हार्ड वर्क नहीं हुआ, ये बहस ही इररिलेवेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए आऊंगा गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। पॉपुलिस्ट लीडर का ये काम होता है, एंटी एलिटिस्ट होता है। तो मोदी जी बीच बीच में जगह जगह कहीं भी जाएंगे तो कुछ एलिटिस्ट ग्रुप के लिए वो खिलाफ कोई ना कोई बात कहेंगे ताकि वो पॉपुलैरिटी बढ़े। हार्ड वर्कर का मतलब है उनका कि आम आदमी बड़ा मेहनत करने वाला है जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो नॉलेज वाले विजडम वाले लोग हैं वो बेकार है। तो ये उनका मतलब नहीं है। मदद तो उन्हीं से लेनी है, मदद तो बुद्धिमानों से ही लेनी है, लेकिन अपने पॉपुलिज्म के लिए ये बातें कहनी पड़ती है। मोदी जी क्या है? गोपाल जी, अभी हम इस चर्चा को विस्तार से और आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमानों के एक रिएक्शन जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये गंभीर बयान है। सर संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दीजिए फिर। देखिए, हाँ, मैं कह रहा हूं मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि केवल हार्ड वर्क से ही सब कुछ हो जाएगा। वो हार्ड वर्क की आवश्यकता, अगर डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी नहीं करते और 3 साल में इतने सारे और इनिशिएटिव नहीं लेते, स्वच्छ भारत है, मेक इन इंडिया है, कितने सारे इनिशिएटिव ले, ये कोई सर ये इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ, हम इसीलिए इस बहस को लेकर आए सर। कठिन परिश्रम के दम पर सब कुछ संभव है, अच्छी बात है। आप लोगों को लगता है और काम नहीं है उसमें कुछ भी। ठीक है, अतुल चंद्रा जी, मैं आपके पास आता हूं। जैसा सीबी पांडे जी ने भी कहा कि एक मजदूर तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, की बात की है कि तो फिर क्या जरूरत है इंजीनियर्स की? हार्ड वर्क की भी आवश्यकता है। देखिए, ऐसा कोई ऐसा हो ठीक है सर। हार्ड वर्क और हार्वर्ड को लेकर के जो बहस छेड़ी है जी, वो सिर्फ इस बात की है कि जो अमर्त्य सेन ने, मनमोहन सिंह ने और विश्व के अन्य इकोनॉमिस्ट ने जी ये कहा था कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो है वो 7%, 7.5% न होकर के 7% के नीचे आ जाएगी। अब इसमें सिर्फ वही अर्थशास्त्री नहीं है, इसमें खुद अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये कहा था कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट जो है वो 7% से कम होने की संभावना है जी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि ये 6.8 भी हो जाएगी। बहस सिर्फ इस बात की है कि आज समाचार पत्रों में ये खबर छपी कि ग्रोथ रेट 7% Q3 में बनी हुई है जी, और आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब ये इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री अपने क्रिटिक्स के ऊपर हमला कर रहे हैं
जो भी अर्थशास्त्री हैं, और आप देखिए तो हमेशा से अर्थशास्त्री दो कैंप्स में रहे हैं। उनका ग्रोथ रेट किस तरह से नापा जाए, किस तरह से मेजर किया जाए, इसको लेकर के भी बहस होती रहती है। जी। कि हम किस मापदंड को लेकर के ग्रोथ रेट माने। तो अभी ये कहना कि मेहनत करने वाले जो हैं वही सब कुछ जानते हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो सब बेवकूफ बिल्कुल हैं, सर, जो आपने वो आंकड़ों कुछ का नहीं जिक्र किया है, जानते हैं। जीशान हैदर, मेरा सवाल नहीं आपसे है कि क्या ये जो आंकड़े सामने आए, इन आंकड़ों का प्रभाव है कि इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल भी हो रहा है, अर्थशास्त्रियों का मजाक उड़ाया जा रहा है? प्रधानमंत्री का पद बड़ी गर्मामयी होता है। अक्षय जी, पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कहूंगा कि दूसरे की बात भी सुन लें, क्योंकि ये जब से मोदी और अमित शाह जी का टाइम आया है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनते नहीं है, सिर्फ मन की बात कहते हैं। उनकी बात हम लोगों ने सुनी तो बीच में हमारी बात भी सुन लेंगे, उसको बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे। पहली चीज, बड़ी अच्छी बात है अक्षय जी कि मोदी जी ने बहुत दिनों बाद नोटबंदी पे बोला, नहीं तो पिछले 10-12 मीटिंगें आप उठा लीजिए 10-12 दिन में उन्होंने सिर्फ और शमशान और गधा और इन्हीं सब चीजों पे बातें करी हैं। आज उन्होंने नोटबंदी की बात करी, मुझे लगा शायद बताएंगे कितना काला धन देश में आया, कितना काला धन, उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे कितना काला धन आया, कितना उसको फायदा हुआ, कुछ उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए। आज उल्टा अच्छे दिन एक तरह से आ गए, 87 रुपए का डीजल में बढ़ा दिए गए, उन्होंने कोई डीजल, पेट्रोल, सब्जी, दाल, रेल किराया बढ़ाया, उसकी कोई बात नहीं करी। उन्होंने नोटबंदी की बात करी और कंपेयर और हार्वर्ड और हार्डवर्क का कंपैरिजन किया। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, उन्होंने बाकायदा कंपैरिजन किया। मैं उनके भाषण को देख रहा था कि हार्वर्ड वालों को हार्डवर्क वालों ने बता दिया। आप हार्वर्ड से हार्डवर्क की, जो हमारे जज महोदय ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि उनसे ज्यादा काम करने वाले लाखों करोड़ों लोग इस देश में मौजूद हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक भी छुट्टी लिए बिना मोदी जी ने काम किया। मनमोहन सिंह जी ने भी एक भी छुट्टी नहीं ली। मसला क्या है कि मनमोहन सिंह जी इस तरह के लोग हैं कि उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके साथ मसला क्या है? चलिए ठीक है, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को और आप सभी मेहमानों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़े आने के बाद से न केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम किया, बल्कि हार्वर्ड बनाम हार्ड वर्क का जुमला गढ़कर एक वाक्य में अमर्त्य सेन, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को लपेटे में ले लिया। उन्होंने इन अर्थशास्त्रियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अपने हार्ड वर्क से देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में जुटे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जारी किए गए आंकड़े के बारे में कहा कि पिछली सरकारें भी सीएसओ के आंकड़े को आधार बनाती रहीं। जहां राहुल गांधी के दरबारी उनके सलाहकार बन गए हैं, वहीं पीएम मोदी के सलाहकार अब उनके दरबारी बन गए हैं। कोई उन्हें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल की बात कहने की हिमाकत नहीं कर पाता। नतीजा यह है कि महाराजगंज की चुनावी रैली में जनता जनार्दन को वो अपनी कड़ी मेहनत के बारे में जोश जोश में बड़ी बात कह गए। कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई, बहुत अच्छी बात है कि बड़ी मेहनत के सामने किताबी ज्ञान पानी भरती है। अगर कड़ी मेहनत से ही सब कुछ होता है तो आर्थिक विशेषज्ञों, सलाहकारों का खर्च भी बचेगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बहाने मोदी नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पर निशाना साध रहे थे। अमर्त्य सेन ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पर कोई रोक नहीं लग पाएगी, लेकिन पीएम को उससे राजनीतिक फायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि गरीब लोग इस बात से खुश होंगे कि अमीरों के बुरे दिन आ गए हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी को अमर्त्य सेन से ज्यादा अर्थशास्त्र की समझ हो, लेकिन उनका पद इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपनी तुलना अमर्त्य सेन से करें। पीएम मोदी जिन आंकड़ों के दम पर इतना दम भर रहे हैं वो सरकारी संस्था के आंकड़े हैं, लेकिन मोदी इन्हीं आंकड़ों के दम पर दम भर रहे हैं। सत्य बाहर आकर के रह गया तो अब क्या कह रहे हैं? आंकड़े कहां से आए?
क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है। सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। सवाल नोटबंदी से नफे नुकसान का नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का है। पिछले 2.5 साल से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि 2014 में मोदी सरकार के बनने से पहले देश में विकास का कोई अता पता तक नहीं था। पीएम मोदी हर भाषण में 70 साल का जिक्र छेड़कर खिल्ली उड़ाते रहे हैं, जबकि देश के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे देश के पुरुषार्थ की खिल्ली उड़ाना बताया था। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। बहरहाल नोटबंदी का असर मुद्दा नहीं, पीएम के बयान से संदेश ये जा रहा है कि वो अमर्त्य सेन से ज्यादा ज्ञानी हैं और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और किताबी ज्ञान दिया जाता है और अनुभव के सामने ये ज्ञान बेमानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये इसी अज्ञान का ही परिणाम है कि चंद हजार चोरों को पकड़ने के लिए आपने 125 करोड़ लोगों को और उनके पैसों को 2 महीने से ज्यादा वक्त तक बंधक बना कर रखा था। दरअसल मामला बड़बोलेपन का है। पीएम मोदी अपनी तुलना कृष्ण से कर चुके हैं। उनके समर्थकों ने उन्हें शिवरात्रि पर शिव के अवतार के रूप में भी पेश किया है। वो सिख धर्म में भी अपना रिश्ता बताते हैं तो मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और वे यूपी के गोद लिए बेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दरअसल भारतीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया है। इनके क्या मायने निकलते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुना, क्या नकारा जा सकता है कि हर भाषण में यही कहा जाता है कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गड्ढे खोदे गए? क्या ये कहना ठीक होगा? क्या ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे एक व्यक्ति के ऊपर? देखिए, आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत बायस्ड है। मैं आपको बता दूं, आप पूरा सुन लीजिएगा। यह जो बात कह रहे हैं, कई प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि कोई विचार की कोई जरूरत नहीं है, केवल हार्ड वर्क से सब काम हो जाता है। हार्ड वर्क बहुत, आप क्या कहते हो कि हार्ड वर्क के बिना ही सब काम हो जाएगा? आपका क्या स्टैंड है कि हार्ड वर्क जरूरत नहीं है, विचार होगा और काम हो जाएगा? प्रधानमंत्री महोदय का बयान कहिए तो गोपाल जी एक बार फिर सुनवा दूंगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ जाने माने अर्थशास्त्रियों का ज्ञान है और दूसरी तरफ कड़ी मेहनत। सर बायस कौन है? जाने अगर हम सवाल कर रहे हैं तो हम बायस, और चिदम्बरम, आप बता दीजिए क्या सवाल पूछे आपसे। हो रही है यहाँ पे। हाँ तो सुन लीजिए। हाँ तो फिर मैं सुन लेता, सुन लीजिए। पहली बात, 3 लोगों के यहाँ पे जिक्र है। एक मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2% से कम हो जाएगा, तो आप क्यों नहीं उनसे क्वेश्चन कर रहे कि कहाँ है आपकी बात? दूसरी बात, चिदम्बरम कह रहे थे कि सारी इकोनॉमी खराब हो गई, अब कहाँ है चिदम्बरम साहब? अमृतसर परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन पर हम बात करते हैं, आर्थिक विकास कम हो जाएगा। आंकड़ों को रहने दीजिए, क्योंकि आंकड़ों का जिक्र किया ना कि ये आंकड़े उन्होंने ही जारी किए हैं जो पहले भी आंकड़े जारी करते रहे। सर परिवर्तन की बात कीजिए ना, सुधार कितना हुआ? अक्षय सुन लीजिए। अक्षय जी, अरे नहीं अक्षय जी सुन तो लीजिए, पूरी बात तो अब सुन नहीं रहे आप, पूरी बात सुन नहीं रहे। केवल ये सीएसओ के आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े 70 साल से सीएसओ दे रहा है। सर ये तीसरी तिमाही के आंकड़े हैं, चौथी हमारी संस्था, चौथी के आंकड़े आने अभी बाकी हैं सर, और आगे चौथी के भी आएंगे जी। नहीं सुनिए, तो हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो ये सोच, केवल नोटबंदी से थोड़ी आर्थिक विकास हो गया देश का। देश का विकास हुआ है इस 3 साल के मेहनत से, और उसके पहले कुछ प्रॉब्लम क्या था? पहले जो विकास हुआ वो भ्रष्टाचार के कारण कुछ एक लिमिटेड लोगों के बीच में पहुंच गया। हमारे देश में गरीबी बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। विकास जो था 58% की जो पूरी सकल हमारी वेल्थ है वो मात्र 1% जनसंख्या के पास है। ये आंकड़ा गलत है क्या? तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास देश में हुआ वह कुछ एक लिमिटेड वर्ग के पास चला गया। आर्थिक विकास तो हुआ लेकिन जनता की उसमें भागीदारी नहीं हुई। नोटबंदी से यह हुआ,
ये OECD ने साफ कहा है कि इससे बेटर डिलीवरी, ट्रांसपेरेंट डिलीवरी मैकेनिज्म स्टैब्लिश हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में आर्थिक विकास बहुत तेजी से होगा। मैं ये सारी सोची समझी बात कह रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये केवल हार्डवर्क की है, आप उसको गलत ढंग से ले रहे हैं। हार्डवर्क और हार्वर्ड का उन्होंने ये कहा अमृत सेन से जोड़ा है। सर, प्रधानमंत्री ने अभी चुनावों के दौरान नोटबंदी का जिक्र एक बार भी नहीं किया। नोटबंदी का जिक्र कर रहे हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद मुझे सर 5 बातें बता दीजिए कि नोटबंदी के फैसले के बाद क्या उनमें प्रभाव पड़ा है, चाहे ब्लैक मनी को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो, रोजगार के कितने अवसर मिले हैं, साथ ही अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है। इस बात पर जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं बता देता हूं। हाँ, देखिए, जो नोटबंदी है, नोटबंदी से सब काम नहीं होंगे। नोटबंदी एक हिस्सा है लार्जर इकोनॉमिक पॉलिसी का। अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो सारे बिल जो लाए हैं वो भी है, मेक इन इंडिया भी है। एफडीआई का डाटा देख लीजिए, पूरे विश्व में एफडीआई 5% घटी है, हमारे देश में 36% बढ़ी है। आप उसके डाटा को देख लीजिए। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, पिछले कई सालों से कम हो रहा था, इस बार वो 3.5% बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 6% हुई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8.3% हुई है। इन सबको आप नकार दोगे? यह सब चीजें क्यों हुई है? नोटबंदी से थोड़ी हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ। नोटबंदी से एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई है नीम के यूरिया से, एग्रीकल्चर में इरिगेशन लैंड को बढ़ाने से, ग्रामीण क्षेत्र में 131 किलोमीटर रोड हर रोज बन रही है, उससे हुई है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया से हुई है, ट्रांसपेरेंसी से हुई है, व्यापार का सरलीकरण से हुई है। तो इन सब चीजों को कहोगे कि ये तो कुछ नहीं है, केवल हम कह रहे हैं कि नोटबंदी से आर्थिक विकास हो गया। नोटबंदी से आर्थिक विकास कभी हो ही नहीं सकता। केवल यह एक मैकेनिज्म है जिसके कारण जीएसटी, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को सर बिल्कुल हम यही ट्रांसपेरेंसी जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आंकड़े, सर आम लोग इन आंकड़ों में नहीं उलझते हैं, आम लोगों की समझ में आंकड़े आते नहीं हैं, उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है कि हमें क्या मिला है, हमने क्या पाया, क्या खोया। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारतीय सांख्यिकी संगठन के जारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री महाराजगंज की रैली में अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बताते बताते अर्थशास्त्रियों का मजाक भी उड़ा बैठे। साथ ही उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क के जरिए ही अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े करने की कोशिश की है, कितना फायदा हुआ हम ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पंखुड़ी में आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े बड़े सपने थे लोगों के जहन में कि नोटबंदी के बाद जो सब्ज़बाग दिखाए गए थे कि ये फायदा होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, जो रियल एस्टेट उद्योग हैं सस्ते होंगे, नकली नोट बंद होंगे, आतंकवाद पर लगाम कसेगी, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। कितना परिवर्तन है? देखिए, ये वो सवाल हैं जो अभी भी जनता के जहन में है। जब से हमने ये चुनाव को देखा है, जब से इसकी शुरुआत हुई है, तब से लगातार भाजपा के लोग नोटबंदी का जिक्र करने से बचते रहे हैं, क्योंकि जनता में एक आक्रोश था, गुस्सा था उसको लेकर। जब बजट आया तब लोगों की उम्मीदें थी कि पता लगेगा कि कितना काला धन वापस आया, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला। आज इतना समय हो गया नोटबंदी को, और जो चीजें इन्होंने कही थी कि नोटबंदी के फायदे होंगे, उसमें से एक भी फायदा जमीन पर नहीं दिख रहा। ना तो आतंकवाद खत्म हुआ, ना फेक करेंसी खत्म हुई, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने कही थी, ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई हैं, और नुकसान जो है उसका वो इतने ज्यादा गुना उसका नुकसान हुआ है। आज आप कोई भी आंकड़े गिना लीजिए, कोई भी आंकड़े बना लीजिए, सच्चाई यही है कि लोगों का रोजगार छिन गया है। आज तक इन लोगों ने जो 200 लोग मरे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी, खैर उसे छोड़ दीजिए, लेकिन जो जिंदा है उनके भी क्या हालात हो गए हैं। आज भी ये खबर आई है सुबह फोटो के साथ कि किस तरह से जलंधर में आलू को फेंका गया है, हाईवे पे टमाटर फेंके गए हैं। आप देखिए सब्जियों का आज क्या भाव मिल रहा है किसानों को। जितने भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, आज सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो गया है, सब अपने घर आके बैठ गए हैं। जो ये पलायन की बात करते हैं वो रिवर्स हमने देखा कि वो हो गया है। लोग
अपने अपने गांव लौट गए हैं, कहीं कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और 2 करोड़ नौकरियां जो पैदा करने की बात कही गई थी, उसकी जगह लोगों की नौकरियां छिन गई। का जिक्र कर रहे हैं कि जो आंकड़े सामने आए जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि मुझे लगता है लोग अब बहुत बार सोचते हैं उनकी किसी भी बात पे विश्वास करने से। अगर वो उत्तर प्रदेश में सभाओं में बिजली के बारे में झूठ बोल सकते हैं, शमशान के बारे में, लैपटॉप वितरण के बारे में, तमाम चीजों के बारे में लाल किले से खड़े होकर वो एक गांव का नाम बताते हैं जहां पता लगता है कि जो बात वो कह रहे हैं वो है नहीं, तो मुझे लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। ये कहा गया था कि नोटबंदी के बाद जो बैंक शक्तिशाली बनेंगे और बैंक शक्तिशाली होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। एनपीए कितना डाउन हुआ है, कितना नीचे गया है? देखिए, ये टुकड़ों टुकड़ों में आप बहस हम करें हम लोग कि ये फायदे हुए, ये नुकसान हुए, ये कहा गया था। ये बात बताइए कि जब अब मोदी जी ने कहा था कि मुझे आप 50 दिन दीजिए, उन्होंने पूरे देश को एक तरह से संबोधित किया था, कहा कि हम इस बात को करने जा रहे हैं नोटबंदी, और नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, भ्रष्टाचार का बहुत सारी बातें उन्होंने समझाया था पूरे देश को, और पहले बताया था कि मैंने क्या क्या किया जी। तो 50 दिन के बाद प्रधानमंत्री को एक व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए। वो बताते हैं कि भाई देश के लोगों को मैंने 50 दिन तक इतनी तकलीफ दी, जो उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, उसके बाद देखिए 50 दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था ये हुई, और आने वाले समय में प्लान करते कि हमारे आने वाले समय में क्या क्या हमको फायदे मिल सकते हैं। अब हम हवा में बहस कर रहे हैं, कहीं आंकड़ा आ गया तो उसमें बहस कर दिया, किसी नेता ने बोल दिया बीजेपी के रैली में कि ये फायदे हो गए तो उस पर हम बहस शुरू कर दिए। ये इन बहस का कोई मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का अपना खुद एक प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि हम 50 दिन के बाद बताएंगे आपको। एक प्रॉपर ढंग से आते, ये बताना बहस होती, चैनलों बहस होती, नोटबंदी का जिक्र पार्लियामेंट में बहस होती। प्रधानमंत्री खुद भी पीठ थपथपा रहे हैं। हाँ, तो ये कोई जगह नहीं है। ये जगह है क्या? ये कौन मोदी जी कहेंगे, कोई उससे सवाल तो पूछेगा नहीं। रैली कोई जगह नहीं है। वो अगर आप व्हाइट पेपर देते, पार्लियामेंट में बहस करिए, देश के लोग बहस करें, चैनल बहस करें, जब हम सब लोग बैठेंगे बहस करेंगे कि ये जो है फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब किसी अमेरिका के किसी जर्नलिस्ट ने कुछ लिख दिया कि इनका कोई खास जर्नलिस्ट लिख दिया, कोई आंकड़े देश में भारत में कैसे बनते हैं, ये तो आकर उसकी लंबी बहस आप कराइए तो ऐसे हमारे यहाँ जुडिशरी में ऐसे आंकड़े बनते हैं कि इतने मुकदमे फैसले हो गए, इतने लोग छूट गए, सब फर्जी बनते हैं भारत के आंकड़ों का, तो आप बिल्कुल विश्वास न करिए। तो उन आंकड़ों के भरोसे आप करते हैं। अब फिलहाल आंकड़े तो बनाने वाले उन्हीं के हार्वर्ड, जिनको हार्वर्ड की आलोचना कर रहे हैं, ज्यादा के ज्यादा तो आंकड़े बनाने वाले वो भी तो हार्वर्ड से ही आए हैं। वो कागज पर बैठ के बनाते हैं। रियलिटी में देखिए, आप किसी किसान से जाके पूछिए उसको क्या फायदा हुआ, मजदूर से पूछिए उसको क्या फायदा हुआ, गरीब से पूछिए उसको क्या फायदा हुआ, मध्यम वर्ग से पूछिए, बेरोजगार नौजवानों से पूछिए उसको क्या फायदा हुआ, आम लोगों को जो जिंदगी है उसके, आम लोगों की जिंदगी में क्या सहूलियतें मिली, बिजली में क्या सहूलियतें मिली, लोगों को भ्रष्टाचार, जो ऑफिस में जा रहे हैं क्या घूस लिए बिना काम नहीं हो रहा है, लोगों का काम क्या जल्दी हो रहा है, क्या टाइम बाउंड प्रोग्राम से काम हो रहा है। ये अगर चीजें अगर होती तो हम लोग समझते कि ये फायदे हुए। और दूसरा बात है कि नोटबंदी से जो ये भी नहीं बताया गया कि कितना नोटबंदी से ब्लैक मनी आया। आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने के प्रयास तो खूब किए जाते हैं, यही आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की जाती है कि ये फायदा हो गया, वो फायदा हो गया, जमीनी स्तर पर नहीं दिखता। जो सारे लोगों ने, हर गरीब आदमी ने ये समझा, आम आदमी सिर्फ यही देखता है कि जमीन पर कितने काम हो रहे हैं, उन्हें कितना फायदा पहुंचा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हर आदमी सोचा था, एक बात मैं कह दूं, हर आदमी ये सोचा था कि नोटबंदी हो जाएगा तो हमारे जितना ब्लैक मनी है उसका कुछ न कुछ हिस्सा हमको आ जाएगा। क्या किसी के खाते में ब्लैक मनी का हिस्सा कोई आया? मालूम ही नहीं कितना ब्लैक मनी आया। तो ब्लैक मनी का हिस्सा तो किसी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तो कौन सा फायदा? आंकड़ों पर बात नहीं होती है, आंकड़ों पर बात होनी चाहिए ना। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि बात हो रही है कि मनमोहन सिंह जी ने जब 2% कम कर होने की जीडीपी की बात कही थी, तो वो कहते ना कि हम वेट करेंगे और जब आंकड़े आएंगे तब चर्चा करेंगे। जब मनमोहन सिंह इतने इर्रिस्पॉन्सिबल, सर आंकड़ों को छोड़ देते हैं ना सर, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा छोड़ दीजिए। आप लोगों ने भी कहा, आंकड़ों को कैसे आप लोगों ने कहा कि अर्थशास्त्रियों को ज्ञान नहीं है, हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हालात बदल देंगे। ठीक है ना, आप हालातों पर बात को मानेंगे नहीं सर, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सीएसओ की रिपोर्ट को मानेंगे नहीं, OECD की रिपोर्ट को मानेंगे नहीं सर, तो बिना आंकड़ों के क्या बात करेंगे सर? तो आप कहोगे कि विकास नहीं हुआ, हम कहेंगे नहीं जाता है, बस यही बात पर क्या दिखता है?
सर रोजगार कितना आप लोगों ने दे दिया है, इस पर जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि आम आदमी को भ्रष्टाचार रिपोर्ट पे और जाने काले की धन पर जरूरत लगाम ही नहीं कसेंगे, है। उस पर क्या नतीजा आया, वो नतीजा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो बड़ी बात है कि जो काला धन देश में घूम रहा था वो बैंकों में जमा हो गया, तो अपने आप अब वो पकड़ा जाएगा। 18 लाख लोगों को नोटिस गए, 3 लाख से ऊपर जिन्होंने जमा किया है उनसे पूरा डिटेल माना जाएगा। तो अगर काला धन किसी ने जमा किया है तो वो याद रखे, उसको इतना प्रॉब्लम होएगी, वो बुरी तरह से फंसेगा। तो अब तो पकड़ने का एक सिस्टम तो बन गया। अब उसने बैंक में अगर जमा कर दिया है काला धन, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो काला धन उसका पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा एक मैकेनिज्म बन गया जिसके थ्रू आप काला धन पकड़ सकते थे। लोगों ने नकली नोट बदलवा दिए, नकली नोट बदलवा दिए। ठीक है, बैंक के कर्मचारी कह रहे थे हम देख नहीं पा रहे थे कि नकली है कि असली है। आप उनसे पूछे, बताइए 70 साल में जीशान हैदर जो 70 साल से नकली नोट बरामद हो रहे थे, उनसे भ्रष्टाचार के मामले अभी सामने आ रहे हैं। तो एक सिंसियर और प्रयास क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम टैक्स विभाग का खासतौर पर या फिर ईडी हो, ठीक है सर मैं आऊंगा जीशान हैदर, क्या हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या फिर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, आज उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है? कितना समय लगेगा? आप जो दम भर रहे हैं कि बैंकों में पैसा, बैंकों में सारा पैसा पहुंच गया सर, बिल्कुल तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये पकड़े जाएंगे। असली से पहले नकली नोट आ गए मार्केट में। पहली बार भ्रष्टाचार और काला धन आ गया तो सरकार क्यों नहीं बता रही कितना काला धन आ गया? दूसरी बात, 70 साल बार बार करते हैं और 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहीं पे खड़े होकर जो 70 साल में काम हुआ उससे सैल्यूट लेते हैं कि कितना काम हुआ 70 साल में, सैल्यूट लेते हैं और वहां पे भाषण देते हैं लाल किले पे खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री। कारनामे जरूर देश में हुए, उत्तर प्रदेश के 5 साल में काम नहीं, आप पहले सर्विस टैक्स के खिलाफ वो करते हैं, बताया है सर्विस टैक्स 12 से बढ़ा के 15% कर देते हैं, पार्टी की वेबसाइट बता रही है क्या कारनामे हुए, जीडीपी ले आते हैं। ये देखिए ये यूटर्न प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कोई जिसे अभी जैसे आप डेटा को मानेंगे नहीं, बात जो कह रहे हैं वो मानेंगे नहीं, अपनी बात गलत हो जाएगी उसको मानेंगे नहीं, तो आप बात फिर आप क्या करेंगे? आप लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई फैन बट नहीं है। आप लोगों के पास सिर्फ मार्केटिंग आती है, काम कुछ नहीं आता है। वो वहां पे खड़े मार्केटिंग में बहुत अच्छे काम में बिना काम के बोल रहे हैं। ठीक है, बता देंगे भाइयों बहनों आज इतना करो। ठीक है सर, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। बताया वो हार्डवर्क से अपने हार्डवर्क से कंपैरिजन कर रहे हैं। और एक चीज और लगती है अक्षय जी, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल पीएमओ कहां से चल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री पूरा टाइम तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही रैलियां करते फिर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री कहां से चल रही है? देश की वैल्यू नहीं है उत्तर हर दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में है ना होम मिनिस्टर दिल्ली में है। पिछले 2.5 साल में क्या परिवर्तन? गोपाल जी आऊंगा सर, मैं आऊंगा। जीशान आऊंगा आपके पास। 2.5 साल में ये परिवर्तन क्या है? ये लोग जो कोई अच्छे दिनों की बात कही गई थी। अच्छे दिन तो छोड़िए, अच्छे दिन तो बहुत दूर का ख्वाब है, लेकिन कुछ भी बेहतरी नहीं कर पाए, इसीलिए 70 साल की ये बात करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब मन की बात में ये तो जनता बताएगी पांखुड़ी जी आपको। अरे बोलने दीजिए, इसरो की उपलब्धियों के लिए जब अपने आप को क्रेडिट देते हैं तो भूल जाते हैं कि इसरो किसने बनाया था। और जिस समय इस देश का एक आम नागरिक गाड़ी में चलने का नहीं सोचता था, उस समय हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की सोच रहे थे। ये वही 70 साल वाली सरकार है। क्रेडिट दे रहे हैं, इसरो का क्रेडिट ले लेते हैं, खिलाड़ियों का क्रेडिट आप ले लेते हैं, इसरो के वैज्ञानिकों का उन्होंने स्वागत किया है। अरे आप तो जवानों का क्रेडिट ले लेते कोई भी नहीं ले रहा। आप शहादत का क्रेडिट ले लेते हैं। जवान अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है अच्छा, तो उसका क्रेडिट आप ले लेते हैं। आप क्या कर रहे हो? मोदी जी की फोटो लगा देते हैं, तो अखिलेश जी खुद में मोदी जी की फोटो लगा देते हैं। अखिलेश यादव खुद सड़क बना रहे हैं क्या? ठीक है, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव खुद सड़कें बना रहे हैं क्या? उनकी बीवियां घूमती रहती हैं, उन्हें कंपेंसेशन नहीं मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता मौत पे, शहादत पे। ये इनकी असलियत है। अतुल चंद्रा जी मैं आपके पास आता हूँ। अब इनसे पूछ लीजिए अखिलेश यादव 2.5 साल में अगर ये कहा जाए कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, अखिलेश यादव हमें देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या परिवर्तन देखते हैं पिछले 2.5 साल में कि क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हुई? जो वादा किया गया था ना कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिनों में क्या ऐसे काम हुए हैं जो आज धरातल पर दिख रहे हैं? फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि अच्छे दिन इनके लिए नहीं आएंगे, समाज अच्छे दिन आ गए हैं। अब अगर आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर हमारी ग्रोथ रेट
प्रतिशत है, इसका मतलब ये है कि देश में चारों तरफ इंप्रूवमेंट हुआ है, अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने उसी में एग्रीकल्चर भी जोड़ दिया है, उसमें इंडस्ट्री भी जोड़ दिया है, मैन्युफैक्चरिंग भी जोड़ दी, सब कुछ जोड़ करके उन्होंने कह दिया है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो छोटी छोटी हेडलाइंस में खबर अच्छे दिन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कि कितने लोग नौकरियों से निकाले गए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है ज्यादा। तो जो अच्छे दिनों के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं जो बिंदु, उनको किनारे कर दिया गया है। अक्षय जी, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे चर्चा करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट पे बोलेंगे, आप हाँ तो सर दे दीजिए जवाब, हम वही आंकड़े तो मांग रहे हैं सर आपसे। जब आप जीडीपी ग्रोथ पे प्रश्न कर रहे हैं, दीजिए ना गोपाल जी, कितना हाँ तो जीडीपी ग्रोथ पे जब आप बात करेंगे तो मैं एम्प्लॉयमेंट पे क्या बात करूंगा? वही पूछ रहा है। नहीं सर, 2 करोड़ जॉब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो काला धन बैंकों में जमा हुआ है अब उसका जांच होगा। ठीक है गोपाल जी, आप ही को जवाब देना है। क्या आप शहीद का दर्जा देंगे? ठीक है अतुल चंद्रा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए हाँ, हम देखिए, चलिए हम ठीक है, हम उसको देखिए जो जनता सड़क पे लाइनों में खड़ी थी वह तो खुश है। जो हम नौकरियों की इतने साल आप राशन की लाइन में खड़े रहे, जनता को राशन कार्ड की लाइनों में खड़ा कर दिया, आपने टेलीफोन की कनेक्शन लेने की लाइन में खड़ा कर दिया। तब तो गोपाल जी आप ही ने अभी कहा कि जो सारा पैसा था वो बैंकों में जमा हो गया। उन्होंने जो आप लोगों ने कहा नोटबंदी की थी, आखिरी बार लाइन में खड़ा होना है, 500 रुपए की नोटों की, वो सारा पैसा तो लगभग बैंकों में वापस पहुंच चुका। अब काले धन की पहचान कैसे करेंगे सर? इसमें बहुत वक्त बीत जाएगा। नोटबंदी का केवल काला धन ही नहीं था इशू अक्षय जी, सर वही इशू पर हम बात कर रहे हैं। देश के विकास के आतंकी हमले अब भी हो रहे हैं, असर करेंगे। सर आतंकी हमले अब भी हो रहे हैं गोपाल जी, आतंकी हमले अब भी हो रहे हैं, और हवाला कारोबार जो कैश में ही डिपेंडेंट होता है वो भी हो रहा है। हाँ तो नोटबंदी कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि सब चीजें इसी से ठीक हो जाएंगी। अगर आतंकी हमले हो रहे हैं सर क्यों कतार में खड़ा कर दिया? इसमें बॉर्डर सील करने की भी बात है। 50 दिन का टाइम क्यों लिया? हर चीज में नोटबंदी से आतंकी हमलों में कमी आएगी। ये थोड़ी कि नोटबंदी करने से आतंकी हमले खत्म हो जाएंगे। ये किसने कह दिया आपको? हम तो कभी नहीं कह रहे। देखिए इनके अरे आतंकी जैसे पहले हमले होते थे वैसे आज भी हमले हो रहे हैं। हवाला कारोबार जैसे पहले फल फूल रहा था वो आज भी फल फूल रहा है। नकली नोट आज भी पकड़े जा रहे हैं। अगर कारोबार कम हो रहा होता तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होता? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.3 से कैसे ग्रो करता? एग्रीकल्चर सेक्टर जो 2% से नीचे ग्रो कर रहा था सालों साल से, वो 6% से कैसे ग्रो कर गया? तो आप उन चीजों को नकारोगे और कहोगे कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा। अरे अमृत सेन ने किस भाव से कहा, उनको असली में वो बताएंगे कि वो एक्सप्लेन। आप अमृत सेन से पूछिए कि आपने कैसे कहा था कि कम हो जाएगा और बढ़ कैसे गई। आप उनसे पूछे ना बुला के, हम उनसे बात करेंगे। आप हमसे पूछ रहे हैं क्या ये परिपाटी ये परिपाटी ठीक है? आप हमें बताइए कि नोटबंदी में क्या जो 200 लोग अगर उन्होंने राजनीतिक सोच के तहत कहा है जी, जब ये फैसला किया गया था इसमें कोई दौरा नहीं है, पूरे देश ने सुना था 50 दिन। आपने भी अभी कहा था ना कि 50 दिन की मोहलत तो प्रधानमंत्री ने मांगी थी ना, कि 50 दिन के बाद अगर नतीजे ना आए सामने बेहतर तो आप जो सजा मुकर्रर करेंगे जहां पर करेंगे मैं आ जाऊंगा। तो नतीजे आ गए ना सर, नतीजे कहां दिख रहे हैं? सीबी पांडे जी, नतीजे आ रहे हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि नतीजे आ रहे हैं। ये समझ रहे हैं नहीं, ये बताइए, ये समझ रहे हैं कि जीडीपी बढ़ गई, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, बढ़ी है नहीं बढ़ी तो बढ़ गई, या हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया, इससे क्या देश की तरक्की हो जाती है क्या? ये देश की तरक्की का मतलब है कि आपका इंडिविजुअल लिविंग स्टैंडर्ड किसी का बढ़ा। एक आदमी के आपने आपकी बढ़ गया होगा क्योंकि नेता लोगों का तो बढ़ जाएगा। ये कह रहे थे कि पैसा चुनाव में कम खर्चे होंगे। अब नेता लोग आप चुनाव में पैसे खर्च हो गए, कितने करोड़ रुपया पकड़े गए चुनाव में पूरे देश, इस पूरे 4 राज्यों में। आप देखिए क्यों पकड़े गए? जब आपने नोटबंदी में सारे ब्लैक मनी अंदर करा लिए थे तो ये इतने नोट कहां से पकड़े क्यों गए? तो इसका कहां जा रहे हैं? इसका प्रयास तो किया है भ्रष्टाचार को खत्म करने का। आपने प्रयास तो कर, ये ऐसा प्रयास न करिए कि लोग एक कुएं से निकले और खाई में गिर जाए। ऐसा तो प्रयास होना नहीं चाहिए। बेहतर ही होगा कि आप बताते हैं कि हमारा जो एक फोकस हम किस तरह बढ़ना चाहते हैं। आज स्थिति ये है कि हम लोग यही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये देश बढ़ किधर रहा है।
देश जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला देश है, कि एग्रीकल्चर जनरेट करने वाला देश है, कि इंडस्ट्री जनरेट करने वाला देश है, कि एजुकेशन करने वाला देश है, कि हेल्थ करने वाला देश है, आप काला चश्मा लगा के चलेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। पता तो लगे। अब आप भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह का चश्मा पहन लेंगे तो आपको माल मिल रहा ठीक है, है। गोपाल जी एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। किसी की बात नहीं कर, बड़े संक्षेप में जवाब सर, बड़े संक्षेप में जवाब आपने अभी कहा जी। देखिए जी, अभी गोपाल जी आपने कहा कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, नतीजे आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। सर कितना वक्त इंतजार करें लोग? 2.25 साल करीब हो गए, कितना इंतजार करना होगा नतीजे अच्छे आने में? वक्त धीरे नहीं, अरे इंतजार नहीं करना। अच्छे आप भ्रष्टाचार को हमने बहुत ज्यादा तरीके से लगाम लगा लिए। मैं आपको डेटा जो बता रहे हैं, हमारा कृषि क्षेत्र बढ़ने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ना शुरू हो गया, हो रहा है। 9% ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में इस क्वार्टर में। आप इन सब चीजों को नकारेंगे और कहेंगे अच्छे दिन कहां से आएंगे? अरे इन्हीं से तो आएंगे। कृषि क्षेत्र में विकास होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विकास होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, FDI आएगी। सर अभी तो लोगों के रोजगार गए, व्यवसाय चौपट हो गए, तो लोग तो सवाल इस बात का उठाएंगे ही और जवाब सरकार को देना पड़ेगा। वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं। कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो वहीं तो रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है इनको। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त की कमी है इस चर्चा में आप सभी लोगों का शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक तरफ पीठ थपथपाने की कोशिश खुद ही करते हैं नोटबंदी के फैसले को लेकर। एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं वो एक सुकून भरा संदेश देते हैं, अच्छे दिनों की शुरुआत की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि जो सब्जबाग दिखाए गए थे वो सब्जबाग पूरे नहीं हुए। बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार को खासा नुकसान पहुंचा है, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है और लोग महंगाई की मार से भी जूझने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अच्छे दिनों की शुरुआत हुई कहां से?